हेलो एवरीवन। तो एफले इंडिया की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर 777% के समथिंग हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल एस्टिमेटेड था कि अगर लार्ज की कंपनीज की बात करते हैं तो 5 सालों के अंदर अंदर हमें 100%, 100-150% के समथिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ये कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अपन पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो Q1 के जो रिजल्ट आए इसमें भी इसने एस्टिमेट को बीट किया था। एस्टिमेट था कि इसका 84 करोड़ के समथिंग यहाँ पर आपको पेट यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो देखने को मिलेगा, और उससे बीट करते हुए थोड़ा सा हो, क्योंकि ये 2-2.5 करोड़ के समथिंग ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज की अगर बात करें तो वो 27% से ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, 519 करोड़ के समथिंग। पेट की बात करें तो वो 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगले जो नेक्स्ट कंपनी आती है वो आती है पीएसयू सेक्टर से, वो आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू सेक्टर के अंदर पिछले अगर 1-1.5 सालों को छोड़ दे और गवर्नमेंट पॉलिसीज को हटा दे, एकमात्र ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफी बढ़िया रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 सालों की बात करें तो इसने भी एस्टिमेट को बीट करके 174% का रिटर्न दिया है। अगर इसके Q1 के अपन रिजल्ट देखते हैं तो Q1 के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, 17,035 करोड़, यानी कि जो अगर एस्टिमेट की बात करें तो वो 16,000 करोड़ के समथिंग आपको एस्टिमेट लगाया हुआ था। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी 5.7% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। अब अगला जो स्टॉक्स आता है हमारे पास वो आता है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट बेसिकली एक केमिकल सेक्टर बेस्ड कंपनी है। पिछले 5 सालों के अंदर इसके अंदर 994% का अपने ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन अगला जो स्टॉक्स आता है वो आता है हमारे पास IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस स्टॉक्स से रिलेटेड काफी ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट्स में अभी काफी ज्यादा हाईलाइटेड स्टॉक्स है ये। अगर पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो 308% के समथिंग है। यहाँ पर देखें तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी उसकी वजह से यहाँ पर इस स्टॉक्स में थोड़ा सा क्राइसिस या फिर 40-50% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। जो IEX है उसके जो Q1 के रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है कि जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बनी है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर मिनिस्टर चेंज होने से इस वजह से अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से स्टॉक्स में हालांकि थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मार्केट कपलिंग हो जाती है तो इस स्टॉक्स में वापस से डाउनफॉल आने के चांसेस रहेंगे। बाकी आता है IRCTC। रेलवे के सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन IRCTC में इतना ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैंने पहले कहा था कि जब IRCTC जो रेलवे सेक्टर है इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो IRCTC है, क्योंकि पहले कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए कंपनी कहीं से लोन लेगी तो IRFC वहां से लोन प्रोवाइड कर देगी। बनाएगा कौन? वो बनाएगा RVNL बना लेगी। तो जो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट आता है वो आता है IRCTC, क्योंकि जो टिकट वगैरह लेंगे और बाद में तो IRCTC में रेवेन्यू जनरेट होगा, इसलिए IRCTC सबसे कम या फिर स्लो चल रही है यहाँ पर। फिर आता है अपना CDSL की अपन बात करें तो जब भी मार्केट टॉपर होता है तो CDSL के अंदर आपको काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, या फिर इसके Q1 के रिजल्ट में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी मार्केट या फिर सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई पर रहता है तब लोग ज्यादा बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसकी वजह से जो डिपोजिटरी है, सेंट्रल डिपोजिटरी, उसे भी उसका कमीशन मिलता है। हालांकि NSDL भी है, लेकिन NSDL अभी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इस वजह से सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो CDSL को ही मिल रहा है। अगर देखो CDSL का जो Q1 का प्रॉफिट है वो 82% के समथिंग यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, 134 करोड़ का समथिंग। अगर पिछले अगर बात करें तो पिछले जो साल इसी सेम क्वार्टर के अंदर 74 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा था, नेट प्रॉफिट, जो कि जंप करके यहाँ 134 करोड़ के समथिंग हो चुका है। बाकी अपन बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो रुपीस का डिविडेंड देने वाला है, 82 रुपीस का डिविडेंड। लेकिन 82 रुपीस का डिविडेंड तो दे रहा है, लेकिन अगर स्टॉक्स की प्राइस भी तो देखो 6,414 चल रही है स्टॉक्स की प्राइस। 82 रुपीस का ये डिविडेंड तो देगा, लेकिन जो आपने डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगी वो 1% के समथिंग ही देखने को मिलेगी। 6,414 का स्टॉक्स है। बेसिकली डिविडेंड वगैरह इन सारी चीजों को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हो। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें और फ्यूचर बिजनेस देखे फ्यूचर इस कंपनी का तो काफी अच्छी है। मार्केट 22,724 करोड़ का है। और इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करते हैं अपन तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा जो FI है थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं है, पब्लिक थोड़ी ज्यादा दिख रही है, बस यही एक थोड़ा सा इश्यू है इस स्टॉक्स के अंदर। कंपेरेटिवली शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर हमें FI और DI थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो आता है वो आता है एक ऐसा स्टॉक्स जो कि डिविडेंड भी देने वाला है और स्प्लिट बोनस भी देने वाला है। 1:1 के हिसाब से यहाँ पर बोनस देगा, और जो फेस वैल्यू है 10 रुपए की वो 5 रुपए हो जाएगी। ये कब होने वाला है? 13 तारीख को होने वाला है। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो जो मिल्क फूड ये कंपनी है, इस कंपनी को लेकर 1:1 का रेशो और स्प्लिट बोनस के हिसाब से चल रहा है। और इस कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की अपन बात करते हैं तो वो 429 करोड़ है। अगर आपने फ्यूचर बिजनेस नहीं देखा, कंपनी का बिजनेस नहीं देखा, तो आप पक्का फंसने वाला हो। देखो स्टॉक्स की प्राइस चल रही है 700 रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका सिर्फ 429 करोड़। बहुत ही मतलब स्मॉल कैप कंपनी है और काफी हाई रिस्क की कंपनी है। अगर अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में DI और FIS बिल्कुल जीरो के बराबर है। यहाँ पर देखो तो DIS जीरो है, FIS में 2% की समथिंग आपने देखने को मिल रही है। 7-8% समथिंग पहले थी
थी, लेकिन उन्होंने अभी अपना बेच दिया है। मैंने पहले कहा था जब भी DIOs और NFIs निकलते हैं वो सोच समझ कर निकलते हैं, और सारा माल किसने उठा लिया? पब्लिक इन्वेस्टमेंट से। तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना कि होल्ड करना है, बेचना है, क्या करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच।